अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 15 होमियोस्टेसिस में से आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। डियर स्टूडेंट्स, ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स को समझने से कबल ये बात अच्छी तरह नोट कर लें कि ऑस्मोरेगुलेशन के एतबार से जितने भी एनिमल्स हैं उनको दो मेजर कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई किया गया। वन इज ऑस्मोकॉन्फॉर्मर्स एंड सेकंड वन इज ऑस्मोरेगुलेटर्स। तो ये भी याद रख लो डियर स्टूडेंट्स, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कई मरतबा बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोकॉन्फॉर्मर्स एंड ऑस्मोरेगुलेटर्स। डियर स्टूडेंट्स, वो एनिमल्स जिन्हें ऑस्मोरेगुलेशन की जरूरत नहीं होती वो ऑस्मोकॉन्फॉर्मर्स कहलाते हैं, और जिन्हें एक्टिवली ऑस्मोरेगुलेट करने की जरूरत होती है वो ऑस्मोरेगुलेटर्स कहलाते हैं। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि ऑस्मोकॉन्फॉर्मर्स को ऑस्मोरेगुलेशन की जरूरत क्यों नहीं होती और ऑस्मोरेगुलेटर्स को एक्टिवली ऑस्मोरेगुलेट करने की जरूरत क्यों होती है। डियर स्टूडेंट्स, वो एनिमल्स जिनका इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ आइसोटोनिक होता है, यानी दोनों जानिब सॉल्यूट और वाटर कंसंट्रेशन सेम होती है, चूंकि दोनों जानिब आइसोटोनिक एनवायरनमेंट है, दस दे डोंट रिक्वायर्ड एक्टिवली ऑस्मो रेगुलेट, इन्हें एक्टिवली ऑस्मो रेगुलेट करने की जरूरत नहीं होती। दैट्स व्हाई दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज ऑस्मोकॉन्फॉर्मर्स। तो अच्छे से नोट कर लो, ज्यादातर इन्वर्टिब्रेट्स, स्पंजेस, स्क्विड्स वगैरह ये ऑस्मोकॉन्फॉर्मर्स होते हैं। On the other hand, those animals whose internal conditions differ noticeably with the external environment, उनकी इंटरनल कंडीशन डिफर करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। किस तरह डिफर करेंगी? डेफिनेटली या वो हाइपरटोनिक होगी या वो हाइपोटोनिक होगी। तो इसलिए अब उन्हें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को मेंटेन रखने के लिए एक्टिवली ऑस्मोरेगुलेट करने की जरूरत है। तो वो किस तरह एक्टिवली ऑस्मोरेगुलेट करते हैं? दे डिस्चार्ज एक्सेस वाटर इन हाइपोटोनिक कंडीशंस एंड दे एक्सक्रीट साल्ट्स इन हाइपरटोनिक कंडीशन। तो इसलिए इन्हें एक्टिवली ऑस्मोरेगुलेट का मतलब यह है कि वाटर को डिस्चार्ज करने के लिए या साल्ट्स को एक्सक्रीट करने के लिए उन्हें एटीपीज की जरूरत होती है। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो as active osmoregulation। तो हायर वर्टिब्रेट्स जिसमें इंसान भी आते हैं, बोनी फिशेस भी आती हैं, ज्यादातर कार्टिलेजिनस फिशेस भी आती हैं, इन सब को एक्टिव ऑस्मोरेगुलेशन की जरूरत होती है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से नोट कर। अब हम एनिमल्स में देखते हैं कि वो डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर किस तरह ऑस्मोरेगुलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तीन तरह के हैबिटेट्स आपने नोट करने, वन इज मैरीन एंड सेकंड वन इज फ्रेश वाटर एंड लास्ट वन इज टेरेस्ट्रियल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैरीन एनवायरनमेंट के अंदर एनिमल्स किस तरह ऑस्मोरेगुलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो सबसे पहले आपने चार तरह के एनिमल्स के नाम नोट कर लेने जो आपकी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं। सबसे पहले मोस्ट ऑफ द इन्वर्टिब्रेट्स, देन हैग फिशेस, देन कार्टिलेजिनस फिशेस एंड लास्ट वन बोनी फिशेस। ये आपकी चार मेजर हेडिंग्स हैं। इनको ये रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, ये आपने देखना है कि किस तरीके से ऑस्मोरेगुलेट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो मोस्ट ऑफ द इन्वर्टिब्रेट्स से रिलेटेड है, आपने एक ही लाइन याद रखनी है कि मोस्ट ऑफ द मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स आर ऑस्मोकॉन्फॉर्मर्स। ये ऑस्मोकॉन्फॉर्मर्स होते हैं, यानी इनकी इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशंस एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन के आइसोटोनिक होती हैं और इन्हें एक्टिवली ऑस्मोरेगुलेट करने की जरूरत नहीं होती। दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज ऑस्मोकॉन्फॉर्मर्स, और ज्यादातर मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स ऑस्मोकॉन्फॉर्मर्स हैं। तो ये पहली इंपॉर्टेंट चीज एमसीक्यूज के एतबार से भी याद रख लीजिएगा। सेकंड वन, अमंग द वर्टिब्रेट्स हैग फिशेस आर आल्सो ऑस्मोकॉन्फॉर्मर्स। हैग फिशेस को भी ऑस्मोरेगुलेशन की जरूरत नहीं होती, इनकी भी इंटरनल कंडीशंस एक्सटर्नल के आइसोटोनिक होती है। तो ये दूसरा भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लो। थर्ड वन, कार्टिलेजिनस फिशेस। डियर स्टूडेंट्स, ये कार्टिलेजिनस फिशेस ऑस्मोरेगुलेटर्स हैं। अब ये किस तरह ऑस्मोरेगुलेशन करती हैं? डियर स्टूडेंट्स, ये ऑस्मोरेगुलेट करती हैं, यानी आपको इल्म है कि ये जिस एनवायरनमेंट में रह रही हैं वहां पे साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है। मरीन एनवायरनमेंट इज हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। तो अब क्या है कि इनकी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो सोल्यूट्स हैं, जो साल्ट कंसंट्रेशन है, इन्होंने उनको एक्टिवली एक्सक्रीट करना है और वाटर को बॉडी के अंदर कंजर्व करके रखना है। तो ये साल्ट को किस तरीके से एक्सक्रीट करते हैं? तो तीन तरह की बॉडी स्ट्रक्चर्स याद रखिएगा। तो फर्स्ट वन इज किडनी, दैट इज यूज्ड टू एक्सक्रीट साल्ट्स। सेकंड वन, गिल्स, डेट आर यूज्ड टू एक्सक्रीट साल्ट्स। और गिल्स के अंदर भी पर्टिकुलर सेल्स होते हैं जिन्हें क्लोराइड सेल्स कहते हैं, जो साल्ट को एक्सक्रीट करने में मदद देते हैं। एंड थर्ड वन, इंपॉर्टेंट साल्ट एक्सक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं, दोज आर नोन एज रेक्टल ग्लैंड्स। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, रेक्टल ग्लैंड्स बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है। द साल्ट एक्सक्रीटिंग ग्लैंड्स आर टिश्यूज इन कार्टिलेजिनस फिशेस आर नोन एज, डेफिनेटली दीज आर रेक्टल ग्लैंड्स। तो तीन स्ट्रक्चर्स याद रखिएगा जो एक्टिवली साल्ट को एक्सक्रीट करते हैं, किडनीज, गिल्स, और गिल्स के अंदर भी क्लोराइड सेल्स, एंड लास्ट वन रेक्टल ग्लैंड्स। तो ये कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर याद रखिएगा। उसके अलावा ये भी याद रखिएगा कार्टिलेजिनस फिशेस के एतबार से कि कुछ कार्टिलेजिनस फिशेस अपने अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट को स्टोर कर लेते हैं, यानी यूरिया को बॉडी के अंदर स्टोर कर लेंगे ताकि उनकी इंटरनल कंडीशंस एक्सटर्नल कंडीशन के साथ मैच कर जाए, आइसोटोनिक हो जाए। लेकिन आपको इल्म है कि यूरिया बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है, तो इसलिए वो यूरिया को लेस टॉक्सिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। तो ये अपने चार बातें कार्टिलेजिनस फिशेस के एतबार से याद रखनी है।
ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं बोनी फिशेज। तो सबसे पहली बात जो बोनी फिशेज के एतबार से अपने याद रखनी है वो ये है कि बोनी फिशेज आर डिसेंडेंट्स ऑफ फ्रेश वाटर फिशेज, कि इनके अबाव अजदाद फ्रेश वाटर में रहते थे, बाद में ये मैरीन एनवायरनमेंट में इनका बसेरा होना शुरू हो गया। तो याद रखिएगा कि बोनी फिशेज अपनी बॉडी के अंदर किस तरीके से वाटर को कंजर्व करके रखते हैं। दे ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड दे प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन, कि ये कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं ताकि साल्ट ज्यादा से ज्यादा बॉडी से बाहर निकले और वाटर बॉडी के अंदर कंजर्व रहे। सो दिस इज ऑल अबाउट मैरीन एनवायरनमेंट, ऑस्मोरेगुलेशन इन मैरीन एनवायरनमेंट। तो आपकी किताब के अंदर ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है, तो अपनी ये 4 हेडिंग्स अच्छे से जेहन में रख लेनी है और इनकी आगे डिटेल भी याद रख लेनी है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आए तो आपने इस तरह इसको अटेम्प्ट करना है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हैबिटेट इज फ्रेश वाटर हैबिटेट। तो डियर स्टूडेंट्स आपको इल्म है कि फ्रेश वाटर एक हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है। इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे होते हैं उनको किस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा? डेफिनेटली दे हैव टू फेस फ्लडिंग ऑफ वाटर। इनको पानी की एक्सेस अमाउंट का सामना करना पड़ेगा। में अगर ज्यादा अमाउंट जमा हो गई है तो उसको किस तरीके से बॉडी से बाहर एलिमिनेट करना है। तो 2 हेडिंग्स आपने याद रखनी है। सबसे पहले फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन्स एंड सेकंड वन फ्रेश वाटर फिशेज। तो फ्रेश वाटर एक्सेस वाटर को फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन्स एक्सेस वाटर को बॉडी से बाहर किस तरह एलिमिनेट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इसको याद रख लीजिएगा कि फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन्स जैसा कि अमेबा और पैरामीशियम, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। उस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की मदद से एक्सेस वाटर को बॉडी से बाहर एलिमिनेट करते रहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज ऑस्मोरेगुलेटरी स्ट्रक्चर इन फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन। अमेबा और पैरामीशियम के अंदर ऑस्मोरेगुलेटरी स्ट्रक्चर कौन सी होती है? तो आपने याद रखना है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। एक वैक्यूल होता है जिसके अंदर वो पानी को भरते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जाकर वो पानी को बाहर एक्सपेल कर देते हैं। एंड सेकंड वन इज फ्रेश वाटर फिशेज। जो सेकंड हेडिंग है जो आपने याद रखनी है, फ्रेश वाटर फिशेज अपने एक्सेस वाटर को बॉडी से बाहर किस तरह रिमूव करते हैं। तो याद रखिएगा कि मैरीन बोनी फिशेज वो कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते थे, तो डेफिनेटली ये डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेंगे। क्योंकि ये डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेंगे और हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में है तो एक्टिवली डाइल्यूट यूरिन के जरिए एक्सेस वाटर को बॉडी से बाहर एलिमिनेट करेंगे। मगर सवाल ये है कि ये साल्ट को किस तरीके से कंपनसेट करेंगे। इनकी बॉडी को जो इंपॉर्टेंट साल्ट्स की जरूरत है वो किस तरीके से उसको कंपनसेट करते हैं। तो याद रखिएगा, दे कंपनसेट द डेफिशिएंसी ऑफ साल्ट बाय एक्टिव अपटेक ऑफ साल्ट थ्रू स्किन एंड थ्रू गिल्स एंड बाय ईटिंग साल्टी फूड। तो 3 तरीके याद रख लो कि स्किन के जरिए वो साल्ट्स को एक्टिवली अपटेक करेंगे, गिल्स के जरिए साल्ट को एक्टिवली अपटेक करेंगे और साल्टी फूड खाएंगे ताकि साल्ट की डेफिशिएंसी को कंपनसेट कर सकें। तो फ्रेश वाटर हैबिटेट के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन की ये 2 तरह की एग्जांपल्स आपने अच्छे से मालूम कर लेनी है। एंड लास्ट वन डियर स्टूडेंट्स, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से ऑस्मोरेगुलेट करते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। तो कौन सा मसला दरपेश है? दे हैव टू कंजर्व वाटर एंड हैव टू प्रिवेंट इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उन्होंने पानी का इवेपोरेटिव लॉस नहीं होने देना। तो वो किस तरह इस इवेपोरेटिव लॉस को बचाते हैं? 2 एग्जांपल्स आपकी किताब के अंदर दी गई हैं, वन फॉर आर्थ्रोपोड्स एंड सेकंड वन फॉर वर्टिब्रेट्स। तो ये याद रख लीजिएगा कि आर्थ्रोपोड्स पानी को बॉडी में कंजर्व रखने के लिए और इवेपोरेटिव लॉस को बचाने के लिए किस तरह की अडैप्टेशन इख्तियार करते हैं। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, आर्थ्रोपोड्स के गिर्द वैक्सी एक्सोस्केलेटन होता है जो वाटर बैरियर के तौर पे काम करता है और पानी के इवेपोरेटिव लॉस को प्रिवेंट करता है। तो आर्थ्रोपोड्स के लिए क्या याद रखना है? वैक्सी एक्सोस्केलेटन। और सेकंड वन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स बॉडी के अंदर पानी को कंजर्व रखने और इवेपोरेटिव लॉस को बचाने के लिए क्या अडैप्टेशन इख्तियार करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स की बॉडी के गिर्द मल्टी लेयर डेड केराटिनाइज स्किन होती है और ये स्किन भी वाटर बैरियर के तौर पे काम करती है, पानी के इवेपोरेटिव लॉस को बचाती है, प्रिवेंट करती है। और स्किन के नीचे एक फैट की लेयर भी होती है, वो भी पानी को इवेपोरेट नहीं होने देती। तो ये 2 कैटेगरीज आपने याद रखनी है कि आर्थ्रोपोड किस तरह प्रिवेंट करते हैं और टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट किस तरह प्रिवेंट करते हैं। और थर्ड वन बिहेवियरल अडॉप्टेशन है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल ज़हन में रखनी है, दैट इज कैंगरू रैट। डियर स्टूडेंट्स, कैंगरू रैट ये बुनियादी तौर पे रैट है मगर ये रिजेंबल करता है कैंगरू के साथ, यानी ज्यादातर ये हाइंड लिम्ब के ऊपर खड़ा रहता है जब भी रेस्ट कर रहा हो। तो इस तरीके से इसकी रिजेंबलेंस कैंगरू के साथ मिलती है और इसे कैंगरू रैट कहते हैं। ये क्या करता है? ये डियर स्टूडेंट्स बाज़ औक़ात बगैर पानी पिए सारी उम्र गुजार देता है ना। इंटरेस्टिंग बात कि पानी पिए बिना, लेकिन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए या सर्वाइवल के लिए पानी तो जरूरी है। तो वो उस पानी की कमी को कैसे कंपनसेट करता है? तो डियर स्टूडेंट्स, ये कार्बोहाइड्रेट यानी सीड्स खाता है और वो सीड जाकर अंदर मेटाबोलाइज होते हैं। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के नतीजे में जो वाटर प्रोड्यूस होता है ये उसको कंजर्व कर लेते हैं और उसी के बलबूते पर सारी उम्र गुजार देते हैं, यानी दे सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। ये बगैर पानी पिए सर्वाइव कर सकते हैं मगर पानी को कमी को पूरा कैसे करते हैं? बाय ईटिंग सीड्स। और वो सीड्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनके मेटाबॉलिज्म से वाटर प्रोड्यूस होता है, यानी ये मेटाबॉलिक वाटर पर गुजारा करते हैं।
एंड लास्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, दैट इज एनहाइड्रोबायोसिस। डियर स्टूडेंट्स, जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ये एबिलिटी वो दियत कर दी गई है कि वो डिहाइड्रेशन को टॉलरेट कर सकते हैं। दिस एबिलिटी ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म्स टू टॉलरेट डिहाइड्रेशन इज नोन एज एनहाइड्रोबायोसिस, और ये भी शार्ट क्वेश्चन के तौर पे आपने याद रखना है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने देखा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोकॉन्फॉर्मर्स एंड ऑस्मोरेगुलेटर्स, देन ऑस्मोरेगुलेशन इन मैरीन एनवायरनमेंट, देन ऑस्मोरेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट, एंड देन ऑस्मोरेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो इन तीनों को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।